हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले फ्रेंड्स बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का दोस्तों ये शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो अनिवार्य है दोस्तों, ये हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों 50 मार्क का आपका पूछा जाएगा। तो जो कि दोस्तों पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह टोटल प्रीवियस ईयर जो अभी तक में एग्जाम हुआ है दोस्तों बिहार में, टोटल उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिसमें दोस्तों अभी तक हम लोग 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। एक 18 का, एक 15 का और एक 14 का। आज जो करने वाले फ्रेंड्स यह है 13 सितंबर 2023 का। देखिए दोस्तों, ये 14 सितंबर हो गया, ये होगा दोस्तों 13 सितंबर 2023 का। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई बच्चा, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक, उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसकी असफलता का कारण समझे। उसकी असफलता का कारण समझे, यही ऑप्शन सही होगा। अगर कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसकी असफलता का कारण समझे। सॉल्यूशन है किसका, यदि कोई बच्चा कक्षा में असफल होता है तो शिक्षक को प्रायः उसके असफल होने का कारण जानना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनकी असफलता का कारण जानने के बाद उसे आसान बनाने में मदद करने, मार्गदर्शन करने और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करके सीखने में सुविधा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डैश उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे हम लोग, तो चर्चा का उपयोग करेंगे दोस्तों। प्रदर्शन का नहीं करेंगे, छोटे आदमी का व्याख्यान नहीं करेंगे, चित्रण नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें कक्षा में चर्चा विधि का उपयोग करना चाहिए। चर्चा विधि तब होती है जब स्थिति के संबंध में कोई मतभेद होता है। इसमें छात्रों साथियों के बीच प्रश्नों और विचारों का आदान प्रदान शामिल है। जानकारी के अवधारणा के लिए चर्चा के तरीके अन्य से बेहतर हो सकते हैं। इस पद्धति को निर्माण के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ पाया गया है, जो व्यवहार स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं, तो सकारात्मक श्रुतलेख। सकारात्मक श्रुतलेख ये सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, और देखिए सामूहिक जवाबदेही होगा, आमने सामने बातचीत होगा, व्यक्तिगत जवाबदेही, ये तीनों होगा, मगर सकारात्मक श्रुतलेख नहीं होगा। सॉल्यूशन है इसका, सकारात्मक श्रुतलेख एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। सहकारी अधिगम से तात्पर्य प्रायः ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए सही होगा। मध्यम श्रेणी विशिष्ट होगा, क्रियान्मुख, ये तीन होगा। क्रियान्मुख होगा, मध्यम श्रेणी होगा और विशिष्ट, ये तीनों होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, किसी विशेष आपत्ति को लिखने के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह प्रायः मापने योग्य, कार्रवाई उन्मुख एवं विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही क्रियाओं से उस आपत्ति को जानने में सहायता मिलती है कि वह कितनी अधिक या कम है। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या है, ऑप्शन नंबर उद्देश्य सही होगा। किसी कार्य के अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है उद्देश्य। सॉल्यूशन इसका, किसी कार्य का क्रम स्थापित करने में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की कार्यविधि उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक वह इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे वह लक्ष्य के निकट आता जाता है तब वह अपने उद्देश्य के क्रम के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है, भ्रमण विधि का विकास क्या होगा, तो उपयुक्त से सभी होगा। सहयोगात्मक प्रवृत्ति होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा और रचनात्मक क्षमता होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान और सहयोगात्मक प्रवृत्ति होगा। सॉल्यूशन इसका,
देखिए, भ्रमण विधि का विकास सहयोगात्मक अभिवृत्ति, रचनात्मक शंका एवं प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। शैक्षिक भ्रमण विधि विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे उन्हें चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलती है। यह नियमित कक्षा के बाहर एक स्थान की यात्रा है जिसे कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, जिसे अन्य साधनों का उपयोग करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, तो ये फ्रोबेल के द्वारा सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, फ्रोबेल। सोल्यूशन देखिए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है, यह फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा कहा गया है। फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षक थे, उन्होंने किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, और है इसमें बच्चे छोटे छोटे फूलों की तरह होते हैं, वे विविध होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता होता है, लेकिन जब साथियों के समुदाय में देखा जाता है तो प्रत्येक अकेले सुंदर और गौरवशाली होता है। यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो फ्रेडरिक फ्रोबेल के विचारों को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? तो देखिए इसमें ये शिक्षण विधियाँ यही नहीं है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। मतलब कि शिक्षक है, सामग्री है, छात्र, ये सब है, शिक्षण विधि सिर्फ नहीं है। सोल्यूशन देखिए, शिक्षण विधियाँ शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। त्रिध्रुवीय या तीन आयामी को जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं, शिक्षक, छात्र एवं सामग्री, कंटेंट। इसे इसलिए बनाए रखा जाता है क्योंकि सभी शिक्षा समाज और सामाजिक समायोजन के बीच में होती है। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए चित्र में ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया शिक्षक हो गया, ये छात्र हो गया, सामग्री कंटेंट हो गया और ये बीच में टीचिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पाठ योजना। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? तो पाठ योजना कहलाती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई योजना पाठ योजना कहलाती है। पाठ योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक का अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना है। डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की पूर्व तैयारी आवश्यक है क्योंकि बालक की प्रगति में सर्वाधिक बाधक उसकी अपूर्ण तैयारी है। उपरोक्त कथन में डेविस महोदय ने कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की तैयारी को ही पाठ योजना माना है। नेक्स्ट है शैली प्रतिविधि। शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? तो फ्रोबेल था। शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ये क्या था? फ्रोबेल का। सॉल्यूशन देखिए, शैली गतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रेडरिक फ्रोबेल का था। उनका मानना था कि खेल बचपन में मानव विकास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है क्योंकि यह अकेले ही बच्चे की आत्मा में जो कुछ है उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। फ्रोबेल के अनुसार खेल में बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बचपन में विकास डैश और सोच डैश होती है जबकि मध्य बचपन में विकास डैश और सोच डैश होती है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए इसका बी होगा। प्रारंभिक में क्या होता है? धीमा होता, फिर कुछ हद तक अधिकेंद्रित, फिर मध्यम में क्या होता है? अस्थिर होता है और तार्किक होता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित हो जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चे अभी भी अपने आसपास की दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में सीख रहे होते हैं। उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई हो सकती है और वे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहीं मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर होती है और सोच अधिक तार्किक हो जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चे अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनमें अमूर्त रूप से सोचने की और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। आयोग की उत्तर कुंजी में दोस्तों ये देखिए सी दिया गया था, इसमें आयोग में सी दिया गया था मगर इसका बी ही सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या है? केंद्रीकरण। सॉल्यूशन देखिए इसका, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक स्थिति
इसे केंद्रीकरण या सेंट्रेशन के नाम से जाना जाता है, द्वारा ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। इसमें बच्चे एक समय में केवल एक स्थिति के एक ही पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने चिंतन की दिशा को पलट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो डी देखिए सही होगा। छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, यही सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है। एक शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन तथा सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के लिए स्तर को जानने के लिए कर सकता है। यदि सीखने के लिए मूल्यांकन का उदाहरण से समझें, यदि खाना पकाने के दौरान कोई रसपान करता है तो यह सीखने के लिए मूल्यांकन के समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए नैदानिक मूल्यांकन निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं का कारण और उपचार का पता लगाया जा सकता है। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षकों को सीखने की कठिनाइयों या सीखने वालों की समझ में कमी और सीखने वाले की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरी, कौशल आदि की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से डी सही होगा सभी। देखिए, वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं। बी है, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। सी है, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके कक्षा में दिए गए सीखने के अनुभव पर अत्यधिक निर्भर है। एक शिक्षक इसका उपयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए करता है। शिक्षण सहायक सामग्री से कई चीज़ें में मदद मिलती है। वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, वे अवधारणाओं को लंबी अवधि तक बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ये नंबर देखिए, कई किताबें रखी हुई हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी हुई हैं। और सॉल्यूशन देखिए इसका, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ कई प्रकार की किताबें रखी जाती हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह करता है, जहाँ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन इकाई एवं पाठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। यह लोगों को पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के लिए आकर्षित करते हैं। यह पढ़ने की उनकी व्यास को बढ़ाता है और उनकी ज्ञान का विस्तार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है। पुस्तक का कौन सा एक प्रकार है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ए और बी ये दोनों सही होगा। देखिए, सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक ये दोनों पुस्तक का एक प्रकार है। सॉल्यूशन इसका, हॉलक्विस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। सामान्य पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम के बारे में व्यापक जानकारी शामिल होती है, जिसकी छात्रों को उनके शैक्षणिक वर्षों में आवश्यकता होती है। संदर्भ पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी या विशेष रूप से व्यवस्थित जानकारी होती है। संदर्भ पुस्तकें विश्वसनीय, प्रामाणिक होती है और विभिन्न रूपों में पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है। तो डी सही है दोस्तों, ईर्ष्या शिक्षकों का गुण नहीं। संचार है, सहानुभूति है और रचनात्मकता है, ये तीनों है, ईर्ष्या नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, ईर्ष्या एक अच्छे शिक्षक का गुण नहीं होता है। शिक्षण एक व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते हैं या आत्मसात करते हैं। एक अच्छे शिक्षक के निम्न गुण होते हैं: निष्ठावान और समर्पित, अच्छे संप्रेषण कौशल और सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष और विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना और एक अच्छा वक्ता और श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण
को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए सही होगा, संवेदनशीलता। सॉल्यूशन है इसका, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में उनकी संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करती है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। यह विकास की एक प्रक्रिया है और यह अभ्यर्थियों के व्यवहार को आकार देने में सहायता करती है। संवेदनशीलता शिक्षक का व्यक्तिगत गुण होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, ये नंबर देखिए, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। सॉल्यूशन इसका, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षक एक समन्वयक है क्योंकि शिक्षक की भूमिका अधिगम के एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके और ज्ञान का निर्माण कर सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से। सॉल्यूशन देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया शामिल होती है। मूल्यांकन का उद्देश्य संपूर्ण अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को छात्र की प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क ये उपकरण नहीं है। संचयी रिकॉर्ड होगा, जांच सूची होगा, रेटिंग स्केल, ये तीन रेटिंग स्केल, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड दोनों होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, मूल्यांकन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। मूल्यांकन उपकरण के समान प्रारूपों में चेकलिस्ट, संख्यात्मक रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल होते हैं। इन सब के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो एक उपकरण है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है, क्या है? समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह। समय की अवधि में छात्र के कार्यों का संग्रह, यही पोर्टफोलियो एक उपकरण है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों को संग्रह करता है। यह एक विशिष्ट विषय क्षेत्र में छात्र के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विकास की जांच के लिए शिक्षक और छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल का उद्देश्य है। खेल का उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए खेल का उद्देश्य इसमें से खेल का उद्देश्य उपरोक्त में से दोनों हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शारीरिक विकास भी होगा और एक नैतिक विकास भी होगा। खेल का दोनों ये उद्देश्य है। सॉल्यूशन देखिए, खेल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक एवं नैतिक विकास को बढ़ावा देता है। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। खेल हमें नैतिकता और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्रदान करता है। खेल हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने का अद्वितीय माध्यम है। नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो क्या भूमिका निभाता है? तो डी देखिए, डी ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थी की आवश्यकताएं की भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है विद्यार्थी की आवश्यकताएं। सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ्यक्रम के विकास में मनोवैज्ञानिक आधार अपनी भूमिका छात्र की जरूरतों को ध्यान में रख कर निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे सीखते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो स्तरीकृत है। भारतीय समाज की विशेषता स्तरीकृत है। सॉल्यूशन देखिए इसका, खुला भारतीय समाज की विशेषताओं में से एक है और भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो जातीय, भाषाई, धार्मिक, जातिगत विभाजनों की भीड़ की विशेषता है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीयता के लोकाचार वाले वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हम अनेकता में एकता पाते हैं। विभिन्न जातियों और पंथों, धर्मों और क्षेत्रों, मान्यताओं के लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? तो उपयुक्त में से सभी। मानसिक द्वंद्व नहीं है, याद रखने की इच्छा नहीं है
और याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये सब पाने का कारण नहीं है। सोल्यूशन देखिए इसका, भूलना दीर्घकालिक स्मृति भंडारण से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में विफलता है। कभी कभी हम सोचते हैं उसे वास्तविक अर्थों में भुला दिया जाता है, उसे भुलाया नहीं जाता है क्योंकि इसे कभी भी एनकोड नहीं किया गया था और पहले स्थान पर संग्रहित किया गया था। भूलने के कई कारण हो सकते हैं। एक हो गया मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दमित याद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो लक्ष्य निर्धारण, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धिमत्ता करता है, तत्परता करता है, रुचि करता है। सोल्यूशन इसका, अधिगम नए व्यवहार का अर्जन या अनुभव के परिणाम के रूप में पुराने व्यवहार को मजबूत करना या कमजोर करना है। इसका परिणाम व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा, परिपक्वता, शिक्षण रणनीतियाँ, बुद्धि, रुचि, तत्परता, शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, उद्देश्य निर्माण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, श्रव दृश्य सहायता सुविधा है, क्या है? बहुसंवेदी। श्रव दृश्य सामग्री वे साधन है जिन्हें हम आंखों के देख सकते हैं, कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। श्रव दृश्य सामग्री वे साधन है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। ये प्रक्रियाओं जिनमें दृश्य तथा श्रव इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती है, श्रव दृश्य सामग्री कहलाती है। यह एक बहुसंवेदी सुविधा प्रदान करती है। दृश्य श्रव सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है क्या चीज़ में? उपरोक्त में से दोनों में, जोड़ में और घटाव दोनों में। डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है उपरोक्त में से दोनों में, जोड़ घटाव दोनों में। सोल्यूशन है इसका, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है जो शिक्षक को एक विशिष्ट पाठ इकाई के शिक्षण को रोचक बनाने में मदद करता है। गणित शिक्षण में डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। इसे बहुआधार अंकगणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान को सीखने के लिए किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन होगा शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब ऑप्शन नंबर डी सही है, शेर ए पंजाब। और देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, शेर ए पंजाब। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर चरमपंथी नेताओं की एक टिकड़ी मतलब लाल बाल पाल बनाई। 1928 में सैमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अधिकांश वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। सॉल्यूशन है इसका, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून से जून और सितंबर के मध्य वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में उत्पन्न होता है। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून से जून और सितंबर के मध्य वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करने वाला व्यक्ति है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता चीन में है। चीन अनुमानित 1.05 बिलियन के साथ वैश्विक उपयोगकर्ता के मामले में सबसे आगे है। भारत दूसरे तथा अमेरिका तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो ये क्या था? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। सोल्यूशन है इसका, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और साइमन वापस जाओ
के नारे लगाए। नेक्स्ट है CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? यह है 6 घंटा। सॉल्यूशन इसका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने सभी सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा सेंटर प्रदाताओं, कॉर्पोरेट और सरकारी संगठनों को साइबर घटनाओं का पता चलने के 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है। तो ये टीन और कॉपर को मिलाकर पिघलाई जाती है। सॉल्यूशन है कांस एक मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते अथवा तांबे और टीन के योग से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनें। तो इनमें से देखिए सही कथन चुनना हम लोग को। तो इसमें से ऑप्शन नंबर A, C और D सही होगा। C है हाथी बहुत आराम नहीं करते हुए दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। D है हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। और A और B इसका गलत है। सॉल्यूशन है इसका हाथी के बारे में निम्न कथन सत्य देख लीजिए आप लोग। 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलो 2 क्विंटल होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो मतलब 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। और हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। नेक्स्ट है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष की सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने। तो ऑप्शन नंबर B, अक्टूबर से दिसंबर। सॉल्यूशन इसका मधुमक्खी एशियाई उपमहाद्वीप का जन्मजात एक उड़ने वाला कीट है। मधुमक्खियाँ लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है, इसलिए बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए सबसे पहले देखिए दबाव डालने पर गैस को आसानी से संगठित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संगठित हो जाता है। इनमें से देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर D, दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही है दोनों मगर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन देखिए इसका दबाव डालकर गैस को आसानी से संगठित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और वह संकुचित हो जाता है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इसका कथन और कारण ये भी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही होगा? 10% देखिए कथन जो है मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती है। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। इसमें देखिए ये ऑप्शन गलत है परंतु B सही होगा। देखिए मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है, ये गलत है। और देखिए ये गलत है ये, मगर मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है, ये सही। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए मनाली हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में वर्षा और बर्फबारी होती है। मनाली में घर लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं लेकिन बांस के खंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करता है, वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B देखिए वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो स्वतंत्र परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, ये गलत है। ये देखिए वह अपनी कक्षा में यही मतलब क्वेश्चन के हिसाब से प्रभावी नहीं है, बाद में ये C D प्रभावी है। ये देखिए वो अपनी कक्षा में एक गणित का कॉर्नर स्थापित करती है जहां छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। C है वह छात्रों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान पर वीडियो दिखाती है। D है वह कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियां जादुई वर्ग देती है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षिका कक्षा में गतिविधियां करती है, वह हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो स्वतंत्र परीक्षा में कक्षा में सर्वोच्च अंक लाता है। उपरोक्त कथन उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर B देखिए सही होगा, ABC सही होगा। ये है यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करता है। B है यह बच्चे की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है। C है यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। तो ABC यह तीनों सही, यह सदैव अभिसारित, ये गलत है। सॉल्यूशन देखिए इसका गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कथन सबसे उपयुक्त है। यह बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करता है, यह बच्चे की कल्पनाशील विकसित करने में मदद करता है,
यह बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करता है, यह बच्चे की कल्पनाशील विकसित करने में मदद करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यह अपसारी होता है। ABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने। सॉल्यूशन देखिए इसका, आर्यभट्ट ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट द्वारा लिखित ऐसा ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित का सारांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये पर केजी पालक बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा, जिसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू से 21 रुपया 666 करके सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा इसमें से? तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल सी सही होगा। ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका, सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणितीय कौशल के लिए कथन ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियाँ इंगित करने से देखिए ये गलत है। बी देखिए, छात्रों की त्रुटियाँ उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करता है, ये भी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियां इंगित करने से वे हतोत्साहित होंगे, कथन सही नहीं है क्योंकि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती है। गलतियों से बच्चे सीखते हैं, जबकि अन्य कथन विद्यार्थियों की त्रुटियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है तथा गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करती आती है, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमवार अप्रैल शुक्रवार डैश, ये क्या होगा? देखिए जिस प्रकार सोमवार के बाद चौथा दिन शुक्रवार होता है, सोमवार के बाद चौथा दिन शुक्रवार होता है यहाँ पे, तो अप्रैल के चौथा महीना क्या होगा? तो अगस्त होगा, इसीलिए अगस्त सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो गुर्दा, फेफड़ा, दिल, कान। देखिए गुर्दा, फेफड़ा, दिल ये सब एक जगह हो गया, कान मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। देखिए ठीक है, गुर्दा, दिल और फेफड़ा शरीर के ऐसे भाग हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते और दिल भी नहीं देख भी नहीं सकते, जबकि कान को हम स्पर्श भी कर सकते और देख भी सकते हैं, तो कान अन्य सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर 60 हो गया, 30, 120, 15, 240। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे 60 दूना 120, 120 दूना 240। यहाँ हो गया 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5 मतलब 15 का आधा हो गया 7.5, 7 दूना 24, 25/2, 7.5/2 ये होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड में यदि BAD को ZYZW लिखा जाता है तो सेड को HZRW लिखा जाता है तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए BAD को विपरीत अक्षर में, B का उल्टा Y, A का Z, D का W, और इसका विपरीत देखिए SAID, इसका विपरीत ये हो गया। इसी प्रकार लाइफ का विपरीत हो जाएगा, L का O, I का R, F का U, E का V। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ। सीता की तरफ इशारा करके निखिल कह रहा है कि मैं उसकी माँ के बेटे, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। तो सीता निखिल किस दादी हो गई यार? आंटी, ऑप्शन नंबर देखिए सही होगा। देखिए यहाँ पर इसे दादी होना चाहिए। देखिए निखिल है ना, निखिल क्या बोल रहा है? मैं सीता की तरफ बोल के मैं उसके माँ मतलब दादी हो गई, उसका बेटा क्या हो गया?
उसका बेटा हो गया, इसका पिताजी हो गया, पिताजी हो गया, पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। तो सीता कौन है? मैं उसके बेटा का, मैं उसके, यहाँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, मैं उसके माँ के बेटा, मैं उसके माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता, मैं उसके माँ के बेटे का, माँ के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा हूँ। देखिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, मैं उसके माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। तो सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ये आंटी ही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आएगा तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये रीजनिंग है, रीजनिंग अगर कॉपी पे बनाएंगे तो कॉपी पे बनाने में आपको समझ में ज़्यादा आएगी दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप ऑप्शन ही सिर्फ देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।